प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास के जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, यह आर्थिक इतिहास की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्राचीन भारत की आर्थिक संस्थाएं। प्राचीन भारत में व्यापार, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन ये जीविकोपार्जन के प्रमुख साधन थे, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी जीविका का निर्वाह करता था। यदि हम प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास की चर्चा करें तो इसमें हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में अनेक व्यापारिक संगठन थे, जिन्हें हम व्रात्य, श्रेणी, गण, पुग, निगम या नेगम, गिल्ड प्रथा, इन सभी के नाम से जानते हैं। यह आश्चर्य का विषय है कि प्राचीन भारत में भी औद्योगिक विकास हमें दिखाई देता है। भारत व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध देश था, जिसकी अपनी आर्थिक संस्थाएं थी और इन संस्थाओं के माध्यम से भारत व्यापारिक संगठन की दृष्टि से एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान रखता था। भारतीय व्यापारी, जिन्हें सार्वभौम भी कहा जाता है, ये सुदूर देशों में व्यापारिक यात्राएं करते थे, आर्थिक यात्राएं करते थे और इनके माध्यम से व्यापार वाणिज्य करके, आयात निर्यात करके ये अपने राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को संचालित करते थे। यदि हम रामायण और महाभारत काल से पहले के भारतीय व्यापारिक संगठन की बात करें तो उस समय भी हमें इतना मजबूत आर्थिक संगठन दिखाई देता है, व्यापारिक संगठन दिखाई देता है, जिसके माध्यम से भारत मजबूती से एक आर्थिक राष्ट्र के रूप में उभर कर हमारे सामने आता है। ये जो आर्थिक संस्थाएं थी, जिनकी चर्चा हम आज यहाँ करेंगे, व्रात्य, श्रेणी, गण, पुग, निगम, इन संस्थाओं के माध्यम से हम देखते हैं कि ये आर्थिक जीवन में ही नहीं अपितु राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। हालांकि इन संस्थाओं का, ये जो संस्थाएं थी व्यापारिक संस्थाएं थी, परंतु इनमें जो सहकारिता की भावना थी ये अलग अलग नामों से संबोधित की जाती थी, परंतु सहकारिता के आधार पर ये एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हर आर्थिक संस्था का अपना महत्व था, अपना कार्यक्षेत्र था और विशिष्ट परिस्थितियों में कार्यक्षेत्र और कार्यशैली के आधार पर ही हम इन्हें अलग अलग आर्थिक संस्थाओं के नाम से संबोधित करते हैं। कुछ व्यक्तिगत रूप से है, कुछ सामुदायिक भावना से कार्य करती थी। तो इसमें जो संस्थाएं हैं या तो एक ही जाति के समुदाय के लोगों की होती थी या फिर अलग अलग जाति के जो शिल्पी होते थे, कुशल कारीगर होते थे, ये आपस में मिलकर अपना एक संगठन बनाते थे और एक आर्थिक संस्था के रूप में खुद की कार्य व्यवस्था को संचालित करते थे। आज हम इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में गिल्ड व्यवस्था का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसी पर आज हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्राचीन ग्रंथों में इस तथ्य का भी अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है कि व्यक्तिगत स्वामित्व वाली निजी और पारिवारिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त तत्कालीन भारत में कई प्रकार के औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठन चालू अवस्था में थे, जिनका व्यापार दूर दराज के अनेक देशों तक विस्तृत था। व्यापारियों के काफिले समुद्री और मैदानी रास्तों से होकर अरब और यूनान के अनेक देशों से निरंतर संपर्क बनाए रहते थे। उनके पास अपने कानून होते थे, संकट से निपटने के लिए अपनी सेनाएं होती थी, सम्राट के दरबार में उनका सम्मान होता था। महत्वपूर्ण अवसरों पर सम्राट श्रेणी प्रमुख से परामर्श लिया करता था। उन संगठनों को उनके व्यापार क्षेत्र और कार्यशैली के आधार पर जो अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ, गण, पुग, पानी, व्रात्य, संघ, निगम अथवा निगम, श्रेणी जैसे कई नाम थे, जिनमें श्रेणी को सर्वाधिक रूप से प्रचलित नाम के रूप में देखा जाता है। ये सभी परस्पर सहयोग के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए संगठन थे, जिन्हें उनकी कार्यशैली एवं व्यापार के आधार पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। यदि भारतीय धर्मशास्त्रों में प्राचीन समाज की
आर्थिकी का भी विश्लेषण किया गया है। उनमें उल्लिखित है कि हाथ से काम करने वाले शिल्पकार, व्यवसाय चलाने वाली जातियाँ भारत में प्राचीन समय में विद्यमान थी। ये इनका अपना व्यवस्थित संगठन था। सामूहिक हितों के लिए संगठित व्यापार को अपनाकर उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया था। इसी कारण वे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से काफ़ी समृद्ध भी थी। यदि हम पीवी काने की बात करें तो इन्होंने बताया कि उस समय के विभिन्न जो व्यावसायिक संगठन थे उनकी विशेषताओं का अलग अलग वर्णन उन्होंने किया है। इसी तरह कात्यायन ने भी इन व्यापारिक संगठनों को अलग अलग वर्ग और समूह के रूप में स्वीकार किया है। पीवी काने परंतु इस व्याख्या से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार ये सभी शब्द जो है या काफ़ी पुराने हैं और वैदिक काल से इनका प्रचलन भारत में देखा गया है। इसी तरह कोष्टकी ब्राह्मण, आपस्तम्भ धर्म सूत्र, इन सभी में भी इन आर्थिक संस्थाओं का, इन संगठनों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसी तरह हम देखें तो पाणिनि के काल में भी संघ, व्रात, गण, पुग, निगम आदि नामों के प्रचलन की जानकारी हमें दिखाई देती है। ये सभी एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से हम देखें तो प्राचीन भारत में आर्थिक जो कार्यकलाप है, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो इन व्यापारिक संगठनों के माध्यम से संचालित थी और ये केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान हमें देखने को मिलता है। ये संस्थाएं सहकारिता की भावना पर आधारित थी, सहयोग की भावना पर आधारित थी और इनमें जो सभी में सबसे महत्वपूर्ण हमें माना जाता है वो श्रेणी धर्म के आधार पर हम देखते हैं कि श्रेणी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ था। अपने विशिष्ट कार्यशैली और कार्यक्षेत्र के अनुसार ये संस्थाएं अलग अलग नामों से संबोधित की जाती थी, परंतु इनमें आपस में सहयोग हमें दिखाई देता है। अब इन संस्थाओं में क्या क्या आपस में संबंध था, इनका क्या अर्थ था, इनकी चर्चा हम करेंगे आगे।